हम हिंदुस्तानी फ़लसफ़े का सांख्य फ़लसफ़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमने पिछले सेशन में सांख्य फ़लसफ़े का मेटाफिज़िक्स शुरू किया था। हमने देखा कि दो रियलिटीज़ को फाइनली सांख्य स्कूल मानता है। उसमें से हमने प्रकृति को समझने की कोशिश की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी रियलिटी है पुरुष और द सेल्फ, इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये कायनात कैसे वजूद में आती है, द एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो पुरुष, दूसरी रियलिटी जिसको सांख्य मानता है, ये जो पुरुष है, सेल्फ है, इस पे लगभग सब लोग मुत्तफिक हैं, सब लोग मानते हैं इसके वजूद को। हम सब लोग इसको महसूस करते हैं, हम असर्ट करते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारी वोकैबुलरी भी इसी के अराउंड घूमती है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा कप है, ये मेरा पेन है। तो वी एसोसिएट थिंग्स बिलोंगिंग टू अस। ये जो फीलिंग है खुद के वजूद की, अपने एग्जिस्टेंस की, ये सबसे नेचुरल फीलिंग्स में से एक है, मोस्ट नेचुरल और सबसे इंडिविटेबल एक्सपीरियंस है जो हम सब का है। इनफैक्ट कोई भी खुद के वजूद को कंसिस्टेंटली डिनाई नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि अगर वो डिनाई करे तो ही वुड एंड अप इन ए कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये एक्ट ऑफ डिनायल ये प्रीसपोज करता है एक डिनाइंग सेल्फ की रियलिटी। कहने का मतलब कि अगर आप डिनाई कर रहे हैं तब भी आप तो हैं जो डिनाई कर रहा है। ये लगभग डेकार्ट के जैसा ही व्यू है। डेकार्ट ने वेस्टर्न फ़लसफ़े में कोशिश की कि हम फ़लसफ़े को वहाँ से शुरू करें जिस पे डाउट नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ढूंढूं मैं जिस पे कोई डाउट नहीं कर सकता। तो डेकार्ट ने कहा कि हर एक चीज़ को डाउट किया जा सकता है, इसको कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म भी कहते हैं। लेकिन ये नहीं डाउट कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूँ। कॉजिटो एर्गो सम, इसको देखेंगे वेस्टर्न फ़लसफ़ा जब समझेंगे तो तब इसको भी देखेंगे। तो सांख्य इस सेल्फ की एग्जिस्टेंस को मानता है, ये सेल्फ मैनिफेस्ट है और इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को भी साबित नहीं किया जा सकता। अब जनरल एग्रीमेंट इस पे है, लेकिन इसके नेचर पे बड़े डिफरेंट ओपिनियंस हैं इस पे। चारवाक हमने बात की इससे पहले, वो आइडेंटिफाई करते हैं सेल्फ को विद द ग्रॉस बॉडी। वो मिसालें देते हैं, जैसे मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ये व्हाट इज इट रेफरिंग टू? इट्स रेफरिंग टू द बॉडी। कुछ और दे identify the self with senses, some with life, others with mind, depends upon the school. बुद्धिस्ट फलसफा भी हमने समझने की कोशिश की। वहाँ पे उन्होंने आत्मन उसको नहीं माना, उन्होंने आत्मा, सोल वगैरह, बिकॉज वो क्षणिक, तो नथिंग कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। तो बुद्धिस्ट और कुछ एम्पिरिसिस्ट दे रिगार्ड सेल्फ एज आइडेंटिकल विद दिस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। न्याय वैशेषिक हमने देखा, और हम जब मीमांसा स्कूल देखेंगे उसमें प्रभाकर एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं। न्याय वैशेषिक और प्रभाकर का स्कूल जो है मीमांसा में, इनका मानना है कि सेल्फ एक अनकॉन्शियस सब्सटेंस है, या अनकॉन्शियस है इन इट्स डिफॉल्ट स्टेट। कॉन्शियसनेस इसके अंदर ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस आती है, एक एक्सीडेंट है, इसका एसेंस नहीं है, एक एट्रीब्यूट है जो एक्वायर करती है, छोड़ भी सकती है। एक और स्कॉलर है, एक और हस्ती है मीमांसा के, कुमारिल भट्ट कहते हैं इनको। दूसरा स्कूल इनका है मीमांसा। इनका मानना है कि सेल्फ एक कॉन्शियस एंटिटी है जो इग्नोरेंस की वजह से पार्शियली हिडन होती है, और ये इसका ये हिडन होना इट अपीयर्स फ्रॉम द इम्परफेक्ट एंड पार्शियल नॉलेज, जो इंसानों को अपने सेल्फ का पार्शियल और इम्परफेक्ट नॉलेज है, उससे इट अपीयर्स पार्शियली हिडन। हिंदुस्तान के सबसे मशहूर स्कूल्स में से वेदांत में अद्वैत वेदांत बड़ा मशहूर स्कूल है,
इसको भी देखेंगे हम टुवर्ड्स द एंड इंशाल्लाह। इनका मानना है कि सेल्फ इज प्योर इटर्नल कॉन्शियसनेस एंड दिस इंक्लूड्स इट इज ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस, सच्चिदानंद स्वरूप। इसको डिटेल में वहीं पे देखेंगे, यहाँ पे बस एक पासिंग रेफरेंस है तो हमने भी बात कर ली। और अद्वैत वेदांत के लिए इट्स वन इन ऑल बॉडीज, इटर्नली फ्री एंड सेल्फ शाइनिंग इंटेलिजेंस। सांख्य के हिसाब से जो सेल्फ है ये जिस्म नहीं है, ये सेंसेस नहीं है, ये इनसे अलग है, ये मानस नहीं है, ये इंटेलेक्ट नहीं है, इनसे अलग है, कुछ और है। ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, ये फेनोमिनल वर्ल्ड जिसको कहते हैं वेस्टर्न फलसफे में, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सामने की कायनात है, ये इसमें नहीं है, ये इससे परे है, अलग है इससे। इट्स नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स सेपरेटेड फ्रॉम दैट। ये जो सेल्फ है इट्स नॉट ब्रेन या नर्वस सिस्टम नहीं है, नाइदर इज इट द एग्रीगेट ऑफ कॉन्शियस स्टेट्स। एग्रीगेट ऑफ कॉन्शियस स्टेट्स मतलब सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ आवर कॉन्शियस स्टेट्स, वो भी नहीं है। ये सेल्फ एक कॉन्शियस स्पिरिट है जो हमेशा इट्स सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इट कैन नेवर बी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ये नहीं हो सकता। क्या है इसका मतलब? व्हाट्स बीइंग सेड? आपने अगर ग्रामर पे थोड़ा सा होल्ड हो आपका, तो आपने देखा होगा हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है विच इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वर्ब, और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो वाला नाउन है या वो वाला प्रोनाउन है जो वर्ब से इफेक्ट हो रहा है। जैसे द मैन इज रनिंग, तो इस मिसाल में द मैन इज रनिंग टुवर्ड्स द डॉक्टर। तो इस एग्जाम्पल में द मैन ये एक नाउन है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है इज रनिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द डॉक्टर। आई एम हैविंग माई फूड, इसमें आई सब्जेक्ट है और आई एम हैविंग इज द वर्ब, आई एम हैविंग फूड इज द ऑब्जेक्ट। अब इसका इसीलिए ग्रामर को बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना। फिलोसॉफिकल नजरिए से अगर इसी चीज को देखें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये दो फंडामेंटल कंपोनेंट्स है किसी भी सेंटेंस या प्रोपोजिशन के, और सब्जेक्ट वो चीज को दिखाता है जो कुछ कर रहा होता है या कर रही होती है, इट्स डूइंग और बीइंग समथिंग, और ऑब्जेक्ट दैट विच इज बीइंग एक्टेड अपॉन। ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्शन है, ये रेने डेकार्ट के जो मशहूर कोजितो एर्गो सम आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो ये आई जो है ये तमाम नॉलेज और एक्सपीरियंस की फाउंडेशन बन जाता है। इस पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट को देखा जाता है एज एन एक्टिव कॉन्शियस एजेंट जो इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, परसीव कर रहा है, इसके बारे में सोच रहा है। ऑब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वुड बी द पैसिव एलिमेंट, एक एक्सटर्नल एंटिटी जिसको एप्रीहेंड किया जा रहा है, जिसको परसीव किया जा रहा है बाय द सब्जेक्ट। और कुछ फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में ऑब्जेक्ट इज सीन एज द एक्सटर्नल रियलिटी दैट एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द सब्जेक्ट। सांख्य भी ऐसा ही कुछ कह रहा है। सांख्य में पुरुष जो है ये इट्स प्योर अनचेंजिंग कॉन्शियसनेस जो तमाम नॉलेज और एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है। प्रकृति जो मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज सीन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सांख्य फलसफे के हिसाब से जो सेल्फ है, सेल्फ इज ए कॉन्शियस स्पिरिट जो तमाम औकात पे हर वक्त इट वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता कभी। दैट मीन्स self can never be known or experienced as an object because it's always the subject that is doing this act of knowing or experiencing. कि self को हम reduce नहीं कर सकते as the object of perception, thought और experience। तो ये था इस लाइन का मतलब।
और ये कोई ऐसी सब्सटेंस नहीं है जिसका एट्रीब्यूट है कॉन्शियसनेस, ये प्योर कॉन्शियसनेस ही है, तो ये इसको खो भी नहीं सकती इस एट्रीब्यूट को। क्वालिटीज यू कैन गेन और लूज, बट एसेंसेस यू कैन नॉट गेन और लूज। और ये कहते हैं कि जैसा अद्वैत वेदांत वाले मानते हैं आनंद स्वरूप ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, ये भी नहीं है, इट्स नॉट दैट एज वेल। ब्लिस और कॉन्शियसनेस दो अलग चीजें हैं और वो सेम चीज की एसेंस नहीं हो सकती। ये जो सेल्फ है ये ट्रांसेंडेंट सब्जेक्ट है जिसकी एसेंस प्योर कॉन्शियसनेस है। ट्रांसेंडेंट मतलब परे, अलग, दूर, सेपरेटेड। और द लाइट ऑफ द सेल्फ कॉन्शियसनेस एवर रिमेन्स द सेम। ऑब्जेक्ट्स बदलते रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज में कीप ऑन चेंजिंग, एक के बाद एक, बट दिस self's consciousness, it always remains the same. So it is above all change and activity. ये भी uncaused है, it's uncaused, ये eternal है, all pervading reality which is free from all attachment and unaffected by objects. Object इस पे कोई effect नहीं डालते। जो भी change है, जो भी activity है, जो भी pleasure है, जो pain है, ये तो किस में हो रहा है? अगर ऑब्जेक्ट इस पे इफेक्ट नहीं डालते तो कांटा जब चुभता है तो दर्द होता है, तो दर्द ये कह रहे हैं कि सेल्फ इज नॉट द वन, तो फिर ये कहाँ हो रहा है? तो इनके हिसाब से दीज एक्चुअली बिलोंग रियली टू मैटर। ये मैटर के साथ हो रही हैं चीजें, जो भी हो रही हैं मैटर के जो प्रोडक्ट्स हैं ये उन्हीं में हो रहा है ये सब कुछ। दैट इट्स हैपनिंग इन प्रोडक्ट्स लाइक बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट विच आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति। ये इग्नोरेंस है टू थिंक के ये जो सेल्फ है, पुरुष है, इसको कंफ्यूज करना विद बॉडी और सेंसेस और माइंड और इंटेलेक्ट, ये कंफ्यूज करना है। लेकिन जब इस इग्नोरेंस से सेल्फ कंफ्यूज कर देता है खुद को विद दीज थिंग्स, तो ये इन्हीं चीजों के साथ फिर अटका रहता है। इट्स कॉट अप विद द फ्लो ऑफ चेंजेस एंड एक्टिविटीज, और फिर ये दुख, मिजरीज, इन सब को ये it's merged in the mire of these things. ये self जो है as the transcendent subject, इसके बारे में हमें कैसे पता? How do we know that it exists? इसके लिए कुछ एक arguments देते हैं जिनको हम देखते हैं एक-एक करके। पहला कि कायनात में जो objects हैं, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें, they are all composed of parts. और ये हमने इससे पहले भी समझने की कोशिश की है कि what does that mean? That means कि the things that are made of parts are not eternal, so because they can break into their parts, and they are means to ends. चेयर किसी पर्पस के लिए है, टेबल किसी पर्पस के लिए है, so these are as the means of end for some other being. सांख्य का मानना है कि these beings जिनका ये पर्पस सर्व करते हैं, they must be different and distinct from them. उनसे अलग होने चाहिए, उनसे डिफरेंट होने चाहिए। कहने का मतलब वो अनकॉन्शियस नहीं हो सकते, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह they cannot be made of parts, क्योंकि then they would themselves be means to the end of others. वो खुद में end in themselves नहीं होंगे। तो ये जो है, ये चीज पुरुष है। They must be some conscious self जिसके लिए ये तमाम ऑब्जेक्ट्स मीन्स हैं। ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरा, तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, माइंड, इंटेलेक्ट, एवरीथिंग, इसका कोई चालक होगा, कोई कंट्रोलर होगा इसका, कोई जो इसको डायरेक्ट करता है, कोई इंटेलिजेंट प्रिंसिपल होगा जो इस सब को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, ताकि ये अचीव करे, कोई एंड अचीव करे। कोई मशीन, कोई गाड़ी खुद से नहीं चलती, उसमें कोई पर्सन बैठता है उसकी ड्राइविंग सीट पे गाड़ी के, उसको गाइड करता है। तो देयर मस्ट बी सम सेल्फ विच गाइड्स द ऑपरेशंस ऑफ प्रकृति और उसके प्रोडक्ट्स। ये दूसरा आर्गुमेंट है। तीसरा, तमाम ऑब्जेक्ट जो दुनिया के हैं उनका नेचर क्या है? प्लेजर, पेन, इंडिफरेंस। लेकिन प्लेजर और पेन ये मायने तभी रखते हैं जब कोई प्लेजर और पेन को एक्सपीरियंस कर रहा हो, कोई कॉन्शियस एक्सपीरियंसर ऑफ पेन एंड प्लेजर होना चाहिए, तभी ये दोनों चीजें सेंस बनाती हैं। तो कोई
न कोई कॉन्शियस ऑब्जेक्ट होगा जो एंजॉय या सफर कर रहा है प्लेजर और पेन को। ये तीसरा आर्गुमेंट। चौथा, सम पर्सन्स एट लीस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो एक सिंसियर सफर पे चल पड़ते हैं टू अटेन फाइनल रिलीज फ्रॉम सफरिंग। वो ऐसा करते हैं, हम जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ये चीज पॉसिबल नहीं किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो इस फिजिकल वर्ल्ड में है, क्योंकि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये बाय इट्स वेरी नेचर इट कॉजेज सफरिंग रादर देन रिलीव्स इट। तो कोई ना कोई इममटीरियल सबस्टेंस या पुरुष विच ट्रांसेंड्स द फिजिकल ऑर्डर, जो इससे परे होगा उसे एग्जिस्ट करना ही होगा, वो करता है। अदरवाइज ये जो कंसेप्ट है लिबरेशन का, सैल्वेशन का, और ये जो चाहत है हमारे अंदर लिबरेट होने की, और दैट विच इज फाउंड इन द सेंट्स, द सेवियर्स, ये पूरा मीनिंगलेस होगा। ठीक है, मान लिया सेल्फ अब एक है, दो हैं, 10 हैं, कितने हैं ये सेल्फ? अद्वैत वेदांत एक यूनिवर्सल सेल्फ विच परवेड्स ऑल बॉडीज, उसको मानता है। जब हम देखेंगे अद्वैत वेदांत तो तत्वमसि, आत्मन और ब्रह्मन हम देखेंगे कि वन एंड द सेम थिंग हो जाते हैं वहां पे। तो फिर वो देयर इज वन अद्वैत, नॉट टू। तो यहाँ पे ऐसा नहीं माना गया है। ये कहते हैं कि सेल्स आर मोर देन वन, प्लूरैलिटी इनकी माननी ही पड़ेगी, एंड वन ऑफ दीज सेल्स इज कनेक्टेड विद वन बॉडी, ईच बॉडी। अब ऐसा क्यों है, ऐसे कैसे इन्होंने साबित किया कि एक से ज्यादा है? इसके लिए भी ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। एक ऑब्वियस डिफरेंस है बर्थ और डेथ में सबके, हमारे सेंसेस और हमारे जो मोटर ऑर्गन्स हैं, हमारे पैर, हमारे हाथ, ये सारी चीजें, बट ये डिफरेंटली सबको मिले हैं, एक जैसे नहीं है सबके। देयर इज सिमिलैरिटी बट दे आर डिफरेंट एज वेल। बर्थ और डेथ हर इंडिविजुअल की होती है, बट एक इंडिविजुअल की डेथ डज नॉट मीन द डेथ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। एक की बर्थ डज नॉट मीन द बर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई बहरा होता है, तो किसी एक के अंधे होने से सब अंधे नहीं हो जाते। अगर सब इंसानों का, सब पर्सन्स का एक ही सेल्फ होता, तब मौत और जिंदगी, बीइंग ब्लाइंड और नॉट, कि अगर एक के साथ होता तो ये सब के साथ होता, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक नहीं है, वी आर मेनी डिफरेंट सेल्व्स। ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरा, इफ देयर वर बट वन सेल्फ फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, तब किसी एक की एक्टिविटी सबकी एक्टिविटी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब अलग से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने वक्तों पे नींद से उठते हैं, अपने वक्त पे कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, घर पे खाना बनाते हैं, सारी चीजें, सफाई करते हैं, सोते हैं। सो वी ऑल डू अवर एक्टिविटीज सेपरेटली, सो वी हैव टू बी मोर देन वन। तीसरा, men and women are different from the gods on one hand, and on other hand they are different from birds and beasts, but there could not have been these distinctions अगर तमाम चीजें एक ही जैसे होती, सबका सेल्फ एक ही जैसा होता। इंसानों में फर्क है, फिर इंसानों और दूसरी स्पीशीज में फर्क है, तो अगर सबका सेल्फ सेम ही है तो फिर ये फर्क कहां से आया? तो हमको मानना पड़ेगा एक से ज्यादा सेल्फ है जो इटर्नल है, इंटेलिजेंट सब्जेक्ट्स हैं ऑफ नॉलेज, और वो प्रकृति जैसे नहीं है। प्रकृति एक है, ये इटर्नल है, प्रकृति भी इटर्नल है। दो अल्टीमेट रियलिटीज को ये मानते हैं। अलबत्ता प्रकृति नॉन इंटेलिजेंट है। इट इज द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, व्हाइल द पुरुष इज सब्जेक्ट, और यही प्रकृति है विच इज द ग्राउंड ऑफ मानस, इंटेलेक्ट एंड ईगो। ये था पुरुष। अब यहां से आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये कायनात है ये वजूद में कैसे आती है। हाउ डज द वर्ल्ड इवॉल्व? सो द एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज द नेक्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड। हमने ऑलरेडी दो रियलिटीज को देखा कि सांख्य दो रियलिटीज को मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष हमने देखा इट्स काइंड ऑफ ए स्पिरिचुअल रियलिटी
लेकिन जो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये तो मटेरियल है, कंक्रीट है, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मटेरियल काइंड ऑफ प्रकृति से आता है, तो यह कायनात भी प्रकृति की ही कोई ना कोई फॉर्म होगी। तो ऐसा ही है, प्रकृति ही इवॉल्व होती है इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये कब होता है? व्हेन इट कम्स इनटू रिलेशनशिप विद पुरुष। ये जो वर्ल्ड का बनना है, एवोल्यूशन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जब पुरुष विच इज द सेल्फ और प्रकृति जो प्राइमल मैटर है, इन दोनों का आपस में कंटैक्ट होता है, संयोग होता है इन दोनों का। ये जो प्रकृति और पुरुष का कंटैक्ट है, ये कोई ऑर्डिनरी कंजंक्शन नहीं है जैसे दो फाइनाइट मटेरियल सबस्टेंसेस आपस में मिलती हैं, ये वैसे नहीं है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप थ्रू विच प्रकृति इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पुरुष, इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स मेयर प्रेजेंस। और इसके लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करके समझाते हैं, जैसे हमारी बॉडी इट्स मूव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ थॉट। ये जो बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप है, ये वेस्टर्न फलसफे में भी बड़ा एक मसला रहा है। अगर आप डेकार्ट को जानते हो या थोड़ा समझ गए हो तो आप जानते होंगे उन्होंने दो रियलिटीज को माना, नॉट इन द अल्टीमेट सेंस बट रिलेटिव सबस्टेंस, दो, माइंड एंड बॉडी। तो माइंड और बॉडी इंटरेक्ट कैसे करते हैं वही वहां पे मसला है, बट you can understand how and mind thinks something and body does it। लेकिन माइंड और बॉडी का आपस में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। अगर लिंक होगा तो वो दोनों सेम सबस्टेंस हो गए। तो यहाँ पे भी when body is sometimes moved by the presence of a thought, आप सोचते हैं कुछ और वो एक्शन में आता है। You think of raising your hand, the hand rises। और जब तक ये ना हो, पुरुष के प्रभाव में प्रकृति ना आए, तब तक कोई एवोल्यूशन नहीं हो सकता। ये जो एवोल्यूशन है कायनात का, ये सिर्फ और महज पुरुष कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हमने पुरुष देखा तो हमने ये भी देखा कि वो इनएक्टिव है, ना ही ये प्रकृति अकेले कर सकती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट नहीं है। ये दोनों चीजें हम देख चुके हैं। ये जो प्रकृति से एवोल्यूशन होता है, इसको गाइड करने वाला इंटेलिजेंस पुरुष है। अगर कोई भी एवोल्यूशन दुनिया में होना है तो इसको ऐसे ही होना है। जब पुरुष और प्रकृति कोऑपरेट करते हैं तब ये कायनात बनती है। मसला यहाँ पे भी वही आता है जो वेस्ट में डेकार्ट के यहाँ आया था, कि ये माइंड और मैटर अगर दो सेपरेट सबस्टेंसेस हैं तो हाउ कैन दे कम इनटू कांटेक्ट। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि इतने डिफरेंट, इतने अपोज्ड प्रिंसिपल्स पुरुष और प्रकृति के कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं? क्यों आएंगे ही ये कांटेक्ट में एक दूसरे के? सांख्य का जवाब इसमें फिर से एनालॉजी देकर ही है। जैसे एक जंगल से निकलने के लिए एक ब्लाइंड और एक लंगड़ा इंसान, ये आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, करते हैं। जैसे लंगड़ा देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता, तो जंगल में फंस जाएगा। अंधा चल सकता है लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं पता कहाँ जाए, वो भी जंगल में फंस जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि लंगड़े को गोद में उठा के ब्लाइंड पर्सन या कंधे पे उठा के ये एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो जो लंगड़ा होगा वो उसको बताएगा कि टेक राइट, और जो अंधा है ही विल टेक राइट बट ही हैज गॉट लेग्स। तो नॉन इंटेलिजेंट प्रकृति और इनएक्टिव पुरुष, they combine in such a way and they cooperate to serve their respective interest, जो उन दोनों के इंटरेस्ट हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने समझा, प्रकृति का इंटरेस्ट और पुरुष का इंटरेस्ट क्या है? प्रकृति को पुरुष का प्रेजेंस चाहिए in order to be known, in order to be appreciated by someone, और this has to be some self जो appreciate कर सके, जो जान सके, तो उसके लिए पुरुष चाहिए। पुरुष को भी प्रकृति चाहिए। क्यों? ताकि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके खुद को प्रकृति से कि मैं ये नहीं हूं, और लिबरेशन हासिल हो। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स है दोनों की। जब ये पास आते हैं पुरुष और प्रकृति, जो
प्रकृति के 3 गुण हैं जो पहले इक्विलिब्रियम में थे, वो अब डिस्टर्ब हो जाते हैं. That equilibrium is disturbed, and it's because of that disturbance that creation, evolution sets in motion. हमने 3 गुण देखे थे, उनमें से सबसे पहले रजस डिस्टर्ब होता है. ऐसा क्यों होगा? अगर याद हो तो रजस का जो इनहेरेंट कैरेक्टर है वो एक्टिव है, क्योंकि उसके नेचर में ही बीइंग एक्टिव होना है. तो थोड़ी सी भी एक्टिंग पावर, एक्टिंग एनर्जी आसपास है तो इट इज द फर्स्ट विच गेट्स डिस्टर्ब्ड. और जब रजस डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, अब बाकी गुण भी दे काइंड ऑफ बिगिन टू वाइब्रेट और चेंज. ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है, दिस प्रोड्यूसेस ए ट्रिमेंडस कमोशन इन द इनफाइनाइट बॉजम ऑफ प्रकृति. कमोशन मतलब एक स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, और हर एक गुण कोशिश करता है प्रिपॉन्डरेट ओवर द रेस्ट, उस पे गलबा हासिल कर सके, और इसकी वजह से एक ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन तीनों गुणों की होने शुरू हो जाती है. एंड एज द रिजल्ट ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे बिगिन टू ओरिजिनेट. ये जो अब बिगिनिंग है, ये कैसे होता है, ये एवोल्यूशन कैसे फॉलो होता है, इसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस है. पहला प्रोडक्ट जो प्रकृति के एवोल्यूशन में प्रोड्यूस होता है उसको महत या बुद्धि कहते हैं. इसको इसके कॉस्मिक एस्पेक्ट में जब आप कंसिडर करेंगे, इट इज द ग्रेट जर्म ऑफ दिस वास्ट वर्ल्ड ऑफ ऑर्डर. ये इसी से ये बाकी सब कुछ, बिकॉज इट्स वन सिंगल प्रोडक्ट जो पहले आया, तो इट्स काइंड ऑफ ए जर्म जिससे ये सब कुछ फाइनली होता है. जर्म हम अंग्रेजी में यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल गैमीट्स. तो जैसे हम मैन को कह सकते हैं उसका जर्म इज द ओवम एंड स्पर्म, तो वहां से फिर वो निकलता है पूरा. यहाँ पे भी ऐसा ही है, एंड इसी वजह से इसको महत कहते हैं, और विच मीन्स द ग्रेट वन. ये तो कॉस्मिक एस्पेक्ट में ऐसे इसको मीनिंग दे दी. इसी को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, दैट इज एज प्रेजेंट इन इंडिविजुअल बीइंग्स, इसी को बुद्धि कहते हैं और इंटेलेक्ट कहते हैं. बुद्धि के स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है? एसर्टेन करना, फैसला लेना, डिसीजन देना. That means it has a kind of will. It is by means of intellect, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टिंक्शन पैदा हो सकती है. ये वो चीज है जो बाकी चीजों के बारे में फैसले ले सकती है. और ये जो बुद्धि है, ये कब अराइज होती है? इस वक्त प्रिपॉन्डरेंस होती है सत्व एलिमेंट की प्रकृति के अंदर. बुद्धि का नेचुरल फंक्शन है कि वो खुद को मैनिफेस्ट करेगी और बाकी चीजों को मैनिफेस्ट करेगी, जाहिर में लाएगी. ये सात्विक है, ये सात्विक कंडीशन में है. तो बिकॉज ऑफ दैट जो हमने सत्व के कैरेक्टर्स देखे थे, इसके पास भी वो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे वर्चू विच इज धर्म, नॉलेज विच इज ज्ञान, डिटैचमेंट विच इज वैराग्य या एक्सीलेंस ऐश्वर्य. ये सारी चीजें इसके एट्रीब्यूट्स हैं. लेकिन तमस वाला जो गुण वो भी आसपास ही है. जब when it is vitiated by tamas, it has contrary attributes, जैसे अधर्म, वाइस, ज्ञान का इग्नोरेंस, अज्ञान, वैराग्य विच इज डिटैचमेंट, उसका ऑपोजिट अटैचमेंट, अवैराग्य, और एक्सेलेंस ऐश्वर्य का ऑपोजिट इम्परफेक्शन, अनैश्वर्य. ये जो बुद्धि है, इसको कंफ्यूज ना करिएगा पुरुष से, क्योंकि बुद्धि किसका प्रोडक्ट है? प्रकृति का प्रोडक्ट है. बुद्धि इज डिफरेंट फ्रॉम पुरुष. बुद्धि प्रकृति का प्रोडक्ट है. पुरुष क्या है? वो नॉन फिजिकल है, वो ट्रांसेंड करता है. पुरुष ट्रांसेंड्स ऑल फिजिकल थिंग्स एंड क्वालिटीज. ये जो बुद्धि है, इट्स द ग्राउंड ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस इन इंडिविजुअल बीइंग्स. जो क्रिएशन में आई है उनके इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का एक ग्राउंड है. यहीं पे वो प्रोसेसेस हो रही हैं. इट स्टैंड्स नियरेस्ट टू द सेल्फ, और इसी में रिफ्लेक्ट करती है कॉन्शियसनेस खुद को. पुरुष इसमें खुद को रिफ्लेक्ट करता है टू बिकम अपेरेंटली कॉन्शियस एंड इंटेलिजेंट.
उसको लगता है कि ये मैं हूं। फिर क्या होता है, while the senses and mind function for बुद्धि और the intellect, the later functions directly for the self. सेंसेस, माइंड, ये सारी चीजें इस बुद्धि, इस इंटेलेक्ट के लिए फंक्शन करती है। और क्योंकि ये जो बुद्धि है इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉन्शियस, खुद को, पुरुष खुद को, सो इट इज काइंड ऑफ, इट फंक्शंस डायरेक्टली फॉर द सेल्फ। और यही फाइनली प्रकृति और उसमें खुद को डिस्क्रिमिनेट करने में मदद भी करेगा। वो हम योग फलसफे में देखेंगे कैसे होता है। ये पहला प्रोडक्ट है बुद्धि। इसके बाद ईगो, अहंकार, ये दूसरा प्रोडक्ट है प्रकृति का। और ये कहां से आता है, ये इसी महत से आता है एज इट्स फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। अहंकार का फंक्शन क्या है, ये फीलिंग ऑफ आई, मैं, मेरा, अभिमान जिसको कहते हैं। ये अहंकार की वजह से ही है कि सेल्फ खुद को, और वो भी वी कैन नाउ अंडरस्टैंड रॉन्गली, इट थिंक्स इट इज द एजेंट। जो हो रहा है उसका कॉज ऑफ एक्शन ये है, ये डिजायरर है, ये स्ट्राइवर है फॉर एंड्स, और यही ओनर है ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज एंड थिंग्स एटसेट्रा दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन प्रकृति। हम ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं थ्रू सेंसेस, फिर माइंड उस पर रिफ्लेक्ट करता है कि ये हमने क्या, हमारे सेंसेस के सामने क्या आया, उसको माइंड रिफ्लेक्ट करता है एंड देन डिटरमाइंस कि अच्छा है, ये बॉटल है, ये वो है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट देयर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। ये मेरी बॉटल है, ये प्लेट खाना खाने के लिए है, मेरे खाना खाने के लिए है, ये मेरे लिए है, गाड़ी मेरे लिए है, ये मैं हूं। तो ये फीलिंग मेरा और मैं, ये जागती है। अहंकार इज जस्ट दिस सेंस ऑफ सेल्फ, अहम, आई, और ये माइंड, मेरा है, इसी को अहंकार कहते हैं। When अहंकार thus determines our attitude towards the objects of the world, हम फिर क्या करेंगे, we proceed to act in different ways in relationship to them। कि ये मेरे, ये जो पानी है, ये मेरी प्यास बुझाने के लिए, तो you start drinking it। Potter constructs a pot, जब वो एक्सेप्ट करता है कि it is one of his ends to make a pot, फिर वो खुद से कहता है कि ओके, लेट मी मेक अ पॉट, लेट मी कंस्ट्रक्ट अ पॉट। वैसे ही होता है ये। अहंकार 3 तरीके का हो सकता है, और ये आप ऑलरेडी लिंक कर चुके होंगे। 3 इज अ वेरी यूनिक नंबर इन सांख्य फलसफा। वाई? 3 गुणा। अब 3 गुण है, डिपेंडिंग अपॉन विच इज प्रेडोमिनेंट, तो उसी हिसाब से अहंकार भी 3 तरह का होगा। ये सात्विक हो सकता है, अगर सात्व का जो गुण है वो प्रेडोमिनेट कर रहा हो। ये तेजस हो सकता है या राजसिक हो सकता है, अगर रजस प्रेडोमिनेट कर रहा हो, या ये तामसिक हो सकता है, तमस, जब तमस प्रेडोमिनेट करे। ये जो पहला है सात्विक अहंकार, इससे 11 ऑर्गन्स वो ओरिजिनेट होते हैं। 5 ऑर्गन्स परसेप्शन के, ज्ञानेंद्रिय, 5 ऑर्गन्स एक्शन के, कर्म इंद्रिय, और माइंड हो गए। 5 ऑर्गन्स परसेप्शन के, 5 ऑर्गन्स एक्शन के, और 1 माइंड, मानस। जो तामसिक अहंकार है उससे 5 सटल एलिमेंट्स, तन्मात्रा, इनके बारे में देखेंगे अगर आएगा, कहीं ना कहीं तो ये जरूर आएगा क्योंकि है पार्ट के, वहां पे देखेंगे 5 सटल एलिमेंट्स कौन से हैं। और फिर जो राजसिक है, जो दूसरा हमने देखा था, इट्स कंसर्न्ड इन बोथ द फर्स्ट एंड थर्ड, और ये वो एनर्जी सप्लाई करता है जो इन गुणों से उनके प्रोडक्ट्स की क्रिएशन में रिक्वायर्ड होती है। ये जो हमने ऑर्डर देखा क्रिएशन का, इसका सोर्स है सांख्य कारिका, और इसको मिश्रा साहब एटसेट्रा जो हैं स्कॉलर्स वो एक्सेप्ट करते हैं। विज्ञान भिक्षु ये थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर देते हैं, एज अ डिफरेंट ऑर्डर। इनके हिसाब से मानस जो है या जो माइंड है, इट इज द ओनली सेंस विच इज प्रीएमिनेंटली सात्विक और मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ, एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम सात्विक अहंकार। जो बाकी 10 हैं ये राजसिक अहंकार से आए हैं, और जो 5 सटल एलिमेंट्स है, तन्मात्रास,
तमस से आए हैं, तामसिक से। ये थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, याद रखने के लिए आप रख सकते हैं ना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन स्कॉलर्स हियर। जो अब हमने देखा ये 5 जो ऑर्गन्स है परसेप्शन के, ज्ञान इंद्रिय, इनको बुद्धि इंद्रिय भी कह सकते हैं। दे आर द सेंसेस ऑफ साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, लाइक वी हैव फ्रॉम अवर चाइल्डहुड नोन। ये परसीव करते हैं और ये अपनी अपनी फिजिकल क्वालिटीज को परसीव करते हैं। ये भी आपको पता होगा, साइट कलर को पहचानता है, हियरिंग साउंड को पहचानती है, स्मेल को पहचानती है, सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट को पहचानता है, और टच स्पर्श को पहचानता है। और ये अहंकार ने क्यों डेवलप किए? ताकि वो एंजॉय करे। और ये कौन एंजॉय कर रहा है? सेल्फ थिंक्स दैट इट इज एंजॉय एंड इट इज एसोसिएटेड विद महत। ये सेल्फ की डिजायर है कि वो एंजॉय करे ऑब्जेक्ट्स, और उस डिजायर की वजह से इट क्रिएट्स बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंड द ऑर्गन्स ऑफ एंजॉयमेंट, दोनों चीजें। फिर ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है कर्म इंद्रिय। ये भी हमने देखा कि ये 5 है, माउथ, हैंड, फीट, एनस एंड सेक्स ऑर्गन्स। ये 5 हो गए। ये भी ऐसे ही फंक्शन करते हैं। माउथ वुड बी स्पीच, हैंड्स एंड फीट फॉर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड, anus for excretion, and sexual organs for reproduction and other activities that are associated. जो real organs हैं, they are not the perceptible external organs, जो मतलब आंखें हैं आपकी, या जो कान है जो आपको दिखता है, स्किन है, ये इसकी बात नहीं हो रही है। ये these are kind of imperceptible शक्ति, जो imperceptible end organs के अंदर हैं कहीं पे। ये कुछ इनके अंदर है जो असली में थ्रू दीज एप्रीहेंड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्ट्स ऑन देम एंड आर देयरफॉर टू बी रिगार्डेड एज द ऑर्गन्स प्रॉपर। ये नहीं है ये जो बाहर आप देख रहे हैं, दीज आर नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एज सच हम इंद्रियों को भी सेंस या परसीव नहीं कर सकते। अब अगर सेंस या परसीव नहीं कर सकते तो फिर पता कैसे चला? इन्फरेंस से। माइंड जो हमने 11वां देखा था, 11 ऑर्गन्स में से 11वां, ये सेंट्रल ऑर्गन है विच पार्टेक्स ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ बोथ नॉलेज एंड एक्शन, दोनों में ये पार्टिसिपेट करता है। मानस की गाइडेंस के बिना इन दोनों में से कोई भी विद रिलेशनशिप टू देयर ऑब्जेक्ट्स एक्शन कर ही नहीं सकता, फंक्शन कर ही नहीं सकता। ये भी सटल है, लेकिन इट्स मेड ऑफ पार्ट्स। क्योंकि ये पार्ट्स का बना है, it can come into contact with several senses at the same time. अगर पार्ट्स का ना होता, एक ही होता, तो एक ही के साथ टच में आ सकता था। तो it is made of parts and that's why it's able to come into contact with several senses at the same time. ये जो माइंड है और ईगो और इंटेलेक्ट, मानस, अहंकार और बुद्धि, ये 3 इंटरनल ऑर्गन्स है। अंतःकरण इंटरनल ऑर्गन्स, और जो सेंसेस हैं साइट के, हेयरिंग के, ये सारे एंड ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, बाह्य कर्ण। जो वाइटल ब्रेथ्स है और प्रोसेसेस, दे आर द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जो 10 एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, the 10 external organs, they condition the function of the internal organs. माइंड इंटरप्रेट करता है, दे इंटरमिनेट सेंस डेटा जो सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। बाहर से हमको क्या पता चलता है? जो ह्यूम ने कहा था, बिखरे बिखरे टूटे हुए सेंस डेटा, उसको इंटरप्रेट करता है माइंड कि ये बॉटल है। अदरवाइज आपको क्या लगा? एक शेप दिखी, एक कलर दिखा, एक टेस्ट दिखा, ये सारी चीजें दिखी आपको, एक काइंड ऑफ फीलिंग टू द टच, बट इट्स अ माइंड व्हिच डिटरमाइंस दैट। ईगो ओन करता है इस परसीव्ड ऑब्जेक्ट को, इस बॉटल को, कि ये मेरी बॉटल है। सो द ईगो ओन्स द परसीव्ड ऑब्जेक्ट्स एज डिजायरेबल एंड्स ऑफ द सेल्फ और डिसलाइक्स देम, क्या मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। और इंटेलेक्ट डिसाइड करता है फाइनली टू एक्ट, टू अटेन और टू अवॉइड द ऑब्जेक्ट। तो मानस ने पहले आपको बता दिया, अच्छा ये बॉटल है। ईगो आपको बताता है कि हाँ मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए।
इंटेलेक्ट फाइनली डिसाइड करता है, चाहिए तो इट एक्ट्स अकॉर्डिंगली, नहीं चाहिए तो अवॉइड उसको करे। ये जो 3 इंटरनल और 10 एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड 13 कर्ण और ऑर्गन्स। सांख्य फलसफे में इसको ऐसे कहते हैं। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ ही लिमिटेड हैं, लेकिन इंटरनल उसमें ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट ही है। जैसे सेंस कैन ओनली सेंस व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ इट प्रेजेंट। बॉटल है तभी सेंस आई साइट उसको देख सकती है, अदरवाइज नहीं देखते। बॉटल नहीं होती, मतलब कल थी तो इस वक्त तो नहीं दिखेगी, कल होगी तो इस वक्त तो नहीं दिखेगी। अलबत्ता ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है, दे हैव अ सेंस ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये जो सांख्य का व्यू है मानस का और बाकी ऑर्गन्स का, ये डिफरेंट है बाकी सिस्टम्स से। कुछ ऑब्वियस डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। न्याय वैशेषिक के लिए मानस क्या था? एक इटर्नल एटॉमिक सबस्टेंस जिसके कोई पार्ट्स नहीं है, नॉर एनी साइमल्टेनियस कंटैक्ट विद मेनी सेंसेस। हमने वहां पे ये देखा था। तो इस वजह से साइमल्टेनियस बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो नहीं सकते, मेनी परसेप्शंस, डिजायर्स, वॉल्यूशंस एट द सेम टाइम हो नहीं सकते। लेकिन सांख्य के लिए मानस ना ही तो एटॉमिक है ना ही इटर्नल है, ये कंपोजिट प्रोडक्ट है प्रकृति का, एंड सो सब्जेक्ट टू ओरिजिन एंड डिस्ट्रक्शन इन टाइम। खत्म भी हो सकता है, ओरिजिनेट भी होता है। ओरिजिन ही हमने अभी देखा। इट्स ऑल्सो हेल्ड बाय देम दैट वी मे हैव मेनी एक्सपीरियंसेस एट द सेम टाइम। न्याय और वैशेषिक नहीं मानते। दैट मीन्स हम सेंस और परसीव एक साथ कर सकते हैं। वी कैन हैव अ फीलिंग एंड सेंसेशन एट द सेम टाइम। ऑल्दो ऑर्डिनरली आवर एक्सपीरियंसेस कम वन आफ्टर अनदर, बट येट दे कैन डू इट। न्याय वैशेषिक सिर्फ मानस और 5 एक्सटर्नल इंद्रियों को मानते हैं, सेंसेस को मानते हैं, एंड दे होल्ड दैट द एक्सटर्नल सेंसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट्स, महाभूत, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। सांख्य 11 इंद्रियों के बारे में बात करते हैं, मानस 5 सेंस ऑर्गन्स और 5 मोटर ऑर्गन्स, और इन सब को डिराइव करते हैं अहंकार से, ईगो से। और ये जो ईगो है, अहंकार है, इसको एक सेपरेट प्रिंसिपल बाकी स्कूल्स नहीं मानते। वेदांत जब हम देखेंगे, वेदांत जो 5 वाइटल ब्रेथ्स है, पंच प्राण, उनको इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स मानते हैं। सांख्य उन सबको रिड्यूस करते हैं टू द जनरल फंक्शंस ऑफ द अंतःकरण। अंतःकरण मतलब वही 3 इंटरनल ऑर्गन्स। विच 3 इंटरनल ऑर्गन्स बाय द वे? मानस, अहंकार एंड बुद्धि। जो 5 तन मात्रा है, 5 तन मात्रा है, तमस अहंकार वाले जो हमने अभी देखे थे, उसके जो 5 सटल एलिमेंट्स है, तन मात्रा, दे आर द पोटेंशियल एलिमेंट्स या जेनेरिक एसेंसेस ऑफ साउंड, टच, कलर, टेस्ट एंड स्मेल। ये भी सटल है और इनको परसीव नहीं किया जा सकता है। हम इनको कैसे जानते हैं? इनको भी हम इन्फरेंस से जानते हैं। जब योग देखेंगे तो वहां पे हमको और भी पता चलेगा। जब आपका ध्यान इस हद का बढ़ जाता है तो व्हेन यू बिकम ए योगी कैन परसीव देम एज वेल, बट नॉट everyone else infers them। जो ग्रॉस फिजिकल एलिमेंट्स है, ये इन तन्मात्राओं से कैसे निकलते हैं देखते हैं। पहले फ्रॉम द एसेंस ऑफ साउंड, जो शब्द है, शब्द तन्मात्रा, इससे प्रोड्यूस होता है आकाश। फ्रॉम दिस इज प्रोड्यूस्ड आकाश विद द क्वालिटी ऑफ साउंड, जिसको परसीव करता है एयर में फिर से हमने बोला कि एयर एक्सटर्नल एयर के थ्रू फिर जो इंटरनल है वो इसको करता है। इंटरनल भी नहीं, मतलब काइंड ऑफ दैट सटलर प्रिंसिपल बिहाइंड इट व्हिच काइंड ऑफ परसीव्स इट। वैसे ही स्पर्श तन्मात्रा नाम से पता चल गया होगा आपको, एसेंस ऑफ टच। फ्रॉम द एसेंस ऑफ टच कंबाइंड विद दैट ऑफ साउंड, जो हमने अभी देखा, अराइजेस एयर, जिसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं साउंड और टच के। ऐसे ही एसेंस ऑफ कलर, रूप तन्मात्रा, फ्रॉम द out of the essence of color as mixed with the 2 we talked about, sound and touch, arises light और fire, जिसमें प्रॉपर्टीज होंगी अब साउंड की, टच की और कलर की। चौथा टेस्ट रस तन्मात्रा, ये कहां से आता है? ये जब कंबाइन होगा विद द साउंड, टच एंड कलर, ये क्या, कौन सा एलिमेंट प्रोड्यूस करता है? वाटर।
जिसमें क्वालिटीज होंगी साउंड की भी, टच की भी, कलर की भी और टेस्ट की भी। और पांचवा द एसेंस ऑफ स्मेल, गंध, गंध तन्मात्रा। एंड दिस व्हेन कंबाइंड विद अदर 4 गिव्स राइज टू अर्थ, जिसमें पांचों क्वालिटीज होंगी, साउंड की भी, टच की भी, कलर की भी, टेस्ट की भी और स्मेल की भी। तो 5 फिजिकल एलिमेंट्स जो अब बने, आकाश, एयर, लाइट, वाटर एंड अर्थ, इनकी फिर रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी हैं, साउंड, टच, कलर, टेस्ट एंड स्मेल। आकाश की साउंड, एयर का टच, लाइट का कलर, वाटर का टेस्ट, अर्थ का स्मेल। ये बाकी जगह भी आप लगभग ऐसे ही देखेंगे। ये जो ऑर्डर है जो हमने अभी बात किया, इस ऑर्डर में जो सक्सीडिंग एलिमेंट है जो बाद में आता है, उसकी स्पेशल क्वालिटीज जो हैं, इट हैज द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ द अर्लियर वंस एडेड टू इट्स ओन। और इसका मतलब क्या हुआ, एसेंसेस क्या हुई, एक तरीके से ऐड हुई एक दूसरे में। इट्स लाइक दैट प्रोग्रेसिव क्यूमुलेटिव जिसको कहते हैं आप। ये जो पूरा एवोल्यूशन है, पूरा कोर्स ऑफ एवोल्यूशन है फ्रॉम प्रकृति टू द ग्रॉस फिजिकल एलिमेंट्स, इसको हम 2 स्टेजेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। साइकिकल, जिसको बुद्धि सर्ग कह सकते हैं, और फिजिकल, भौतिक सर्ग। जो पहला है बुद्धि सर्ग जो है, साइकिकल जो है, द डेवलपमेंट्स ऑफ प्रकृति एज बुद्धि, अहंकार, और जो 11 हमने ऑर्गन्स देखे, सेंस ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स प्लस मानस। और जो दूसरा है, इसमें क्या क्या आता है, द एवोल्यूशन ऑफ 5 सटल फिजिकल एसेंसेस, तन मात्रा। जो ग्रॉस एलिमेंट्स है वो महाभूत एंड देयर प्रोडक्ट्स। जो तन मात्रा है, इट बीइंग सुपर सेंसिबल एंड अनएंजॉयबल टू ऑर्डिनरी बीइंग्स, इनको अविशेष भी कहते हैं, दैट इज डिवॉइड ऑफ स्पेसिफिक परसेप्टेबल कैरेक्टर्स। जो फिजिकल एलिमेंट्स है और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज दे आर पोजेस्ड ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, तो वो प्लेजरेबल है या फिर वो पेनफुल है, तो फिर दे वुड क्रिएट नो इफेक्ट। दे आर डेजिग्नेटेड एज विशेष और स्पेसिफिक। जो विशेष है या जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स है, ये 3 तरीके के हो सकते हैं। द ग्रॉस एलिमेंट्स, द ग्रॉस बॉडी बॉर्न ऑफ पेरेंट्स, एंड द सटल बॉडी, सूक्ष्म। स्थूल शरीर, विच इज द ग्रॉस बॉडी बॉर्न ऑफ पेरेंट्स। सटल बॉडी, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जो ग्रॉस बॉडी है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, जिनके बारे में हमने बात की। कुछ 4 एलिमेंट्स की बात कहते हैं और कुछ एक ही एलिमेंट की। जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, मुझे इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सूक्ष्म शरीर। तो जो सटल बॉडी है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धि, अहंकार, और जो 11 हमने सेंस मोटर ऑर्गन्स की बात की, 5 सटल एलिमेंट्स तन मात्राओं की बात की, इनसे बना होता है। ये जो ग्रॉस बॉडी है, इट इज द सपोर्ट ऑफ सटल बॉडी। दिस इज वेयर दैट काइंड ऑफ एग्जिस्ट्स इन सो फार एज द इंटेलेक्ट, बुद्धि, ego or ahankar and the senses, they cannot function without some physical basis. In that sense, this is the ground. जो वाकस्पति जी की हमने बात अभी की, मिश्रा जी, जिनको earlier I called him, तो इनके हिसाब से there are only these 2 kinds of bodies. यही 2 हैं। जो विज्ञान भिक्षु हैं, ये कहते हैं कि तीसरा भी है। There is a 3rd kind of body called the अधिष्ठान body, which supports the subtle one when it passes from one gross body to another. जब एक से दूसरे में जाके उस वक्त कहाँ होती है, उसके लिए वो अधिष्ठान बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो इवॉल्व्ड यूनिवर्स की हिस्ट्री है, इट्स ए प्ले ऑफ 24 प्रिंसिपल्स, जिसमें प्रकृति पहली है, फिर 5 ग्रॉस एलिमेंट्स आखिरी हैं, और 13 करण, 5 तन्मात्रा इंटरमीडिएट वंस हैं। Starts with Prakriti, ends with these 5 gross elements, they are the last, and in between the 13 Karan and 5 Tanmatras. लेकिन it's not complete in itself. अब ये मुकम्मल नहीं हुआ कि इतना ही है, that's all. These 20, whatever the number was. Why? Because it's not complete in itself. Since it has a necessary reference to the world of cells, जो इसको witness कर रहे हैं, जो इसको enjoy कर रहे हैं.
as the enjoyers thereof. ये कोई ब्लाइंड एटम्स का डांस नहीं है, ये पुश और पुल नहीं है मैकेनिकल फोर्सेस का जो दुनिया को प्रोड्यूस कर रहा है. नहीं, ये ऐसा नहीं है. इसमें वो जैसे मैकेनिकल नेसेसिटी होती है फोर्सेस में, वो इसमें नहीं है. ऑन द अदर हैंड इट सर्व्स द मोस्ट फंडामेंटल एंड्स. इसमें ऐसा नहीं है कि नेसेसिटी है तो ये होगा ही, ऐसे ही कंटिन्यू होगा, इसका कोई टेलियोलॉजी, कोई एंड नहीं है इसका, ऐसा नहीं है. इसका मोस्ट फंडामेंटल एंड मॉरल है और द बेटर स्पिरिचुअल लाइफ. ये है. अगर ये जो स्पिरिट है, इफ इट बी ए रियलिटी, देयर मस्ट बी प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन मॉरल डेजर्ट्स एंड जॉयज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ. इस वजह से जो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, इन स्पाइट ऑफ ऑल अपीयरेंसेस टू द कंट्ररी, is the progressive realization of the life of the spirit. हिगत की याद आ गई मुझे यहाँ थोड़ी बहुत. सांख्य में जो एवोल्यूशन हुआ प्रकृति का into the world of objects, it makes it possible for the spirits to enjoy or suffer according to their merits and demerits. तो एक टेलियोलॉजिकल एंड है यहाँ पे. लेकिन जो अल्टीमेट एंड है प्रकृति के एवोल्यूशन का, वो मुक्ति है, फ्रीडम है. किसका? पुरुष का, सेल्फ. It is through a moral training in this evolved universe. सेल्फ रियलाइज करता है अपने असली नेचर को, अपने असली नेचर को इस दुनिया में जो मॉरल ट्रेनिंग होगी. और इस पे देखेंगे हम बहुत एम्फेसिस डालेगा योग फलसफा. और इस वजह से सांख्य और योग को काइंड ऑफ वी कैन टेक देम एज सिंगल सिस्टम, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, बट वी कैन टेक देम एज कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर समटाइम्स स्टडीड टुगेदर. पुरुष जो प्रकृति के काइंड ऑफ कम्स नियर, और जो हमने देखा राजसिक गुण जो है उसका सबसे पहले काइंड ऑफ गेट्स एक्साइटेड एंड देन डिस्टर्ब्स थे. उससे महत, महत से अहंकार, देन माइंड, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स, 5 तन्मात्रा, उनसे 5 महाभूत. दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड.